हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वाटिका अग्रवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं, पर एक बार उसके पहले हम लोग स्पीड केमिस्ट्री का टाइम टेबल देख लेते हैं। स्पीड केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है, उसके बाद जीओसी, फिर आइसोमेरिज्म जो कि हमारा रनिंग टॉपिक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, देन हैलोजन डेरिवेटिव्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, then carbonyl compound, then amines and carboxylic acid, then biomolecules, polymers और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चों, आपने इन टॉपिक्स को तो देख लिया। अब आइसोमेरिज्म के प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर 3 पढ़ाऊंगी, जिसमें कि हम लोग इनैंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, रैसिमिक मिक्सचर, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनैंशियोमर्स से। बच्चों, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स, वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज पर सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते, उन्हें क्या कह दिया जाता है? इनैंशियोमर्स कह दिया जाता है। जैसे बच्चों, आपको मेरे ये 2 हाथ नजर आ रहे हैं। अगर मैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करूं तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये मिरर इमेजेस तो हैं पर ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनैंशियोमर्स। यानी कि हमारे जो दोनों हैंड्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं बच्चों? इनैंशियोमर्स हैं। इनैंशियोमर्स के बारे में देखते हैं बच्चों कि क्या होते हैं ये। जैसे ये कोई कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज ये कुछ बनेगा। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रख दोगे तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे, यानी ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हैं। तो हम लोग इनको क्या कह सकते हैं? इनैंशियोमर्स कह सकते हैं। ये दोनों क्या हो गए बच्चों? इनैंशियोमर्स। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये कोई कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज बनाया, ये कुछ बना, इसको उठाकर इसके ऊपर रखा तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाया, तो हम लोगों ने क्या कह दिया कि ये कंपाउंड क्या होंगे? एक दूसरे के इनैंशियोमर्स। तो बच्चों, आपको इन 2 एग्जाम्पल्स से क्या समझ में आ रहा है कि वो कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस हों, उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनैंशियोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी इनैंशियोमर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते, क्या बोला हुआ है बच्चों कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है, इनका ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ इनैंशियोमर्स का क्या डिफरेंट होता है? ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर्स आर सेम। सब कुछ सेम है, सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट है कि एक तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड घुमा देता है। माना कि अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो ये इसको कौन सी साइड घुमा देता है? राइट हैंड साइड। और दूसरा कौन सी साइड घुमा देता है? लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि इनका सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट है? रोटेशन डिफरेंट है। क्या बोल सकते हैं कि दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट to the same extent but in opposite direction। यानी कि मान लो कि अगर कोई डी आइसोमर है और अगर वो +41 डिग्री घुमाता है तो उसका जो एल आइसोमर होगा वो -41 डिग्री होगा। यानी कि आप लोग यहां से क्या देख पा रहे हो कि यहां पर ऑप्टिकल रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ उनका डायरेक्शन डिफरेंट है। यानी कि एक इनैंशियोमर तो राइट हैंड साइड घुमाएगा और एक इनैंशियोमर लेफ्ट हैंड साइड घुमाएगा। बात समझ में आ रही होगी बच्चों की इनैंशियोमर्स कैसे कंपाउंड है जिनकी सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है,
सब कुछ सेम है, सिर्फ जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक प्लस में घुमाता है तो दूसरा माइनस में, यानी कि अगर कोई क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उतने ही एक्सटेंट में दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है इनेंशियोमर्स में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों डाइस्टीरियोमर्स की। डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? The stereoisomers which are not mirror images of each other are called as distereomers। यानी कि इनेंशियोमर्स तो वो कंपाउंड थे जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज थे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल थे। यहां पर डाइस्टीरियोमर्स क्या हैं? ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है वो क्या कहलाएंगे बच्चों? डाइस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। अब ये जो डाइस्टीरियोमर्स हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। जैसे ये कोई दो कंपाउंड दे दिए अपन को, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? क्या नहीं है यार। क्यों? अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते तो यहां पर H और यहां पर क्या आना चाहिए था? Cl। तो ये एक दूसरे की क्या हो जाते? मिरर इमेजेस। पर ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, यानी कि ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? डाइस्टीरियोमर्स कहे जाएंगे। बच्चों डाइस्टीरियोमर्स में जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो ये भी बोला जा सकता है कि किसी एक कार्बन पर तो सेम रहता है कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? R और S, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, पर अभी तुम सिर्फ इतना समझ लो कि कॉन्फ़िगरेशन नाम की कोई चीज होती है, वो DL भी होता है और RS भी, ऐसी कोई चीज होती है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये बोला जाता है कि डाइस्टीरियोमर्स में जब ऑप्टिकल की बात आएगी तो किसी एक कार्बन पर तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, दूसरे कार्बन पे जाके कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो ऐसे आइसोमर्स को डाइस्टीरियोमर्स कहा जा सकता है। क्या बोल रही हूं? किसी एक पर तो सेम है और किसी एक पर डिफरेंट है, यानी कि डाइस्टीरियोमर्स के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट सेम होगा और कुछ पार्ट डिफरेंट होगा। ऐसे जो आइसोमर्स होंगे उनको अपन क्या बोल सकते हैं? डाइस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। ये बिल्कुल देसी वे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे याद रखना है कि डाइस्टीरियोमर्स में कुछ पार्ट तो सेम है और कुछ पार्ट डिफरेंट है। ऐसे आइसोमर्स क्या हैं? डाइस्टीरियोमर्स हैं, यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं वो क्या कहे जाएंगे? डाइस्टीरियोमर्स कहे जाएंगे। ये दोनों को क्या बोला हुआ है कि ये क्या है? डाइस्टीरियोमर्स हैं। नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं बच्चों। ये कोई कायरल कंपाउंड है। अब ये वाला जो कंपाउंड है वो इसका मिरर इमेज नहीं है। यहां भी आप लोग क्या देख रहे हो कि ये वाला पार्ट तो सेम है दोनों में और ये वाला डिफरेंट है, यानी कि ये क्या हुए? एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हुए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हमें क्या बोला हुआ है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ध्यान देना बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। वो मैं क्या रिपीट कर रही हूं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो भी क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है तो वो क्या कहे जाएंगे बच्चों? डाइस्टीरियोमर्स कहे जाएंगे। तो अपन को एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है। वो क्या बिठा लेनी है कि यार अपन ने ऑप्टिकल के अंदर दो चीजें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? एक तो पढ़ा ज्योमेट्रिकल और एक पढ़ रहे ऑप्टिकल। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डाइस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है,
फिर ऑप्टिकल में अपन ने दो कैटेगरी पढ़ी, क्या क्या पढ़ा, एक तो वापस से ऑप्टिकल में भी जो अपन ने पढ़ा कि ये जो है ऑप्टिकल दो टाइप की होती है। कौन कौन से होते हैं ऑप्टिकल में, इनेंशियोमर्स होते हैं और डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी आपस में डाइस्टीरियोमर्स हो सकते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्टिकली एक्टिव वाले तो अपन ने एग्जांपल देख लिए। अब अपन जो एग्जांपल देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का देख रहे हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, सिस है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है। आपको देखने से समझ में आ रहा है कि ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं, और अगर ये कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो अपने इनेंशियोमर्स थे उनकी तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट था, एक प्लस में था तो दूसरा माइनस में था। जबकि ये जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ये एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डाइस्टीरियोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइस्टीरियोमर्स आर डिफरेंट। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि हमें ये कोई 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, उसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा कंपाउंड इनेंशियोमर की तरह बिहेव करेगा और कौन सा डाइस्टीरियोमर की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों आप लोग क्या देख पा रहे हो कि ये जो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड है ये आपको एक दूसरे के मिरर इमेजेस नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से ये जो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड्स होंगे वो हम क्या बोल सकते हैं कि एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 भी आपको मिरर इमेजेस नजर आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। फिर बच्चों अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड की बात करें, फर्स्ट और 4 की बात करें तो इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, पर ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं। तो हम लोग फर्स्ट और 4 को या फिर फर्स्ट और थर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं, सेकंड और 4 भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड 4 एक दूसरे के क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। तो हम लोग इस तरीके से रिलेशनशिप बता सकते हैं, यहाँ पे दिया भी हुआ है 1 2 इनेंशियोमर्स, 3 4 इनेंशियोमर्स, 1 and 3, 2 and 4, 2 and 3 and 1 and 4 all are डाइस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। हमें ये कोई 2 कंपाउंड्स दे दिए गए हैं। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि यार अगर मैं इस वाले कंपाउंड को 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ द पेपर घुमा दूं, इन द प्लेन ऑफ द पेपर घुमा दूं, तो ये एज इट इज किसकी तरह बन जाएगा, इसकी तरह बन जाएगा। घुमाते कैसे बच्चों, इन दोनों COOH को पकड़ा और ऐसे के ऐसे घुमा दिया, तो ये COOH ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे चला गया, ये OH इधर आ गया, ये OH इधर आ गया, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स यहां पर आ गए। तो आप लोगों ने क्या देखा कि इस कंपाउंड को 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ द पेपर घुमाने पर हमें ये सेकंड वाला कंपाउंड मिल जाता है। यानी कि ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं, मिरर इमेजेस हैं पर ये दोनों एक ही कंपाउंड है। यानी कि अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि ये कैसे कंपाउंड्स है बच्चों, आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भी एक आयरल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 and 2 आर आइडेंटिकल। अब बात करते हैं बच्चों मीजो कंपाउंड्स की। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं,
जब भी आप मीजो कंपाउंड को चेक करें, आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। क्या क्या चीज चेक करनी पड़ेगी? पहली बात तो वो कंपाउंड मीजो कंपाउंड हो सकता है जहां की मिनिमम 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। क्या होना चाहिए बच्चों उस कंपाउंड में? मिनिमम 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि सबसे पहली कंडीशन आपको जो पता करनी है वो ये पता करनी है कि उस दिए गए कंपाउंड में मिनिमम 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है बच्चों की कायरल सेंटर तो प्रेजेंट हो ही, साथ ही साथ या तो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या फिर दोनों प्रेजेंट हो तो भी चलेगा, पर दोनों में से एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। यानी कि मैंने आपको क्या क्या बोला कि पहली चीज आपको क्या चेक करनी है? कायरल सेंटर। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर हैं तो वो मीजो हो सकता है। जब 2 कायरल सेंटर पता चल जाए उसके बाद क्या चीज चेक करोगे? पीओएस या फिर सीओएस। अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? मीजो हो जाएगा। जैसा कि हम लोग यहां पर डेफिनेशन से देख लेते हैं, कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन्स एंड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री और बोथ इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। यानी कि यहां पर भी छुपी हुई 2 शर्तें हमें बता दी। क्या बता दी? कि एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन्स होने ही चाहिए, साथ ही साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर दोनों प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो ही वो कंपाउंड क्या होगा? मीजो होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये कोई कंपाउंड हमें बता दिया। क्या आपको ये कायरल सेंटर नजर आ रहा है? क्या बिल्कुल सही बात है, ये कायरल सेंटर है। ये वाला सेंटर भी कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्या होता है? जिसके साथ जुड़ी हुई 4 वैलेंसीज डिफरेंट हो। उस कंपाउंड को अपन, उस कार्बन को अपन कायरल कार्बन कह देते हैं, जहां की कार्बन से जुड़ी हुई 4 वैलेंसीज डिफरेंट हो। तो यहां पर 4 वैलेंसीज डिफरेंट हैं, यहां पर भी 4 वैलेंसीज डिफरेंट है। तो यानी कि हमें 2 कायरल सेंटर तो मिल गए। अब हमें यहां पर ये प्लेन भी तो लग रहा है, यानी कि हमें पीओएस भी मिल गया। यानी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? मीजो। ठीक है। अब यहां पे क्या बोला हुआ है कि रोटेशन ऑफ फर्स्ट हाफ is cancelled by rotation due to second half within the molecule, so it is optically inactive due to internal compensation। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये मानो कि ये मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन जनरेट करता है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन जनरेट करता है। तो ये क्लॉकवाइज में जितना घुमाएगा ठीक उतना ही ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। यानी कि जो नेट हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो मीजो कंपाउंड्स हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। देखो यहां पे क्या बताया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहां पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए नंबर पॉइंट। क्या बोला हुआ है? दे आर ए कायरल। सही बात है, ए कायरल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो कंपाउंड्स तो ए कायरल ही होंगे ना। यानी कि मीजो कंपाउंड्स क्या हुए? ए कायरल हुए। पर ए कायरल होते हुए भी उनमें क्या चीज प्रेजेंट है? कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर कायरल सेंटर प्रेजेंट है, क्योंकि इनका ऑप्टिकल रोटेशन कितना है? 0 है। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है बच्चों की? दे हैव ऑप्टिकल रोटेशन 0 ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। यानी कि इनका टोटल कितना होता है? 0 होता है। और वो क्यों होता है? ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। सी नंबर देखते हैं बच्चों, क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, नो कायरल सेंटर, नो मीजो। यानी कि इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर किसी कंपाउंड में तुम्हारे पास कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है
तो वो कंपाउंड मीजो नहीं हो सकता। नो कायरल सेंटर, नो मीजो। ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है कि दे आर नॉन रिजॉल्वेबल। तो यार नॉन रिजॉल्वेबल तो होंगे ही, जो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं हम लोग उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इस वजह से ये कंपाउंड्स कैसे हैं, नॉन रिजॉल्वेबल है। इसका रीजन भी यहां पे लिखा हुआ है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर नॉन रिजॉल्वेबल। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल कंपेंसेशन की कि ये होता क्या है। क्या बोला हुआ है कि इन मीजो टार्ट्रिक एसिड द इनएक्टिविटी इज ड्यू टू इफेक्ट्स विद इन द मॉलिक्यूल एंड नॉट एक्सटर्नल। यानी कि अभी अभी अपन ने टार्ट्रिक एसिड बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाफ जितना रोटेशन जनरेट करता है ठीक उतना ही रोटेशन सेकेंड हाफ अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करता है, जिस वजह से ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाता है। उसी को क्या कहा गया बच्चों, इंटरनल कंपेंसेशन। यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया, 0 हो गया। क्या बोला हुआ है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ड्यू टू फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल is cancelled by the opposite and equal amount of due to the other half। आगे क्या लिखा हुआ है, the optical inactivity so produced is said to be due to internal compensation। यानी कि ये जो मीजो कंपाउंड्स हैं इनके लिए जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का कोज बोला जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो किसकी वजह से बोला जाता है, इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हमें ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में कि मार्क मीजो कंपाउंड्स अमंग फॉलोइंग, हमें इनमें मीजो बताना है। तो यार ये जो फर्स्ट नंबर कंपाउंड है, यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 2 कायरल सेंटर भी हैं और साथ ही साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं, यहाँ पर क्लोरीन, मिथाइल, ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप, 4 ग्रुप डिफरेंट हो गए, यानी कि ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है और यहाँ पर POS भी प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा, मीजो होगा। थर्ड नंबर कंपाउंड पे आते हैं, ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पर 1 2 2 वैलेंसी तो डिफरेंट है पर 2 वैलेंसी बिल्कुल सेम है। तो ये वाला कंपाउंड मीजो नहीं होगा क्योंकि यहां पर कायरल सेंटर ही प्रेजेंट नहीं है। POS तो लग जाएगा बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो लग जाएगा, पर क्योंकि कायरल सेंटर एब्सेंट है इस वजह से ये कंपाउंड मीजो नहीं होगा। क्योंकि मीजो के लिए कंडीशन क्या है कि कायरल सेंटर भी होना चाहिए और साथ में POS या फिर COS भी लगना चाहिए, तब ही जाकर वो कंपाउंड मीजो होगा। ठीक है। नो कायरल सेंटर, हेंस नो मीजो। ठीक है भाई। 4 नंबर पे आते हैं, HOH, यहां पे आया CH2, इधर की तरफ आ रहे हैं 2 CH2, यानी कि ये वाला कार्बन कैसा हो गया, कायरल, ये भी कायरल हो गया। अब कायरल कार्बन के बाद यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। ठीक है। 5th नंबर कंपाउंड पे आते हैं, यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो 5th नंबर कंपाउंड में कि इस वाले कार्बन से जुड़ी हुई ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी सेम है, यानी कि ये भी CH3 और ये भी CH3, इधर भी CH3 और CH3, यानी कि कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो लग जाएगा, पर कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो क्योंकि कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा बच्चों, मीजो नहीं होगा। क्योंकि मीजो होने के लिए कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का क्या मतलब है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L enantiomers is called as रेसिमिक मिक्सचर। इसका मतलब क्या है कि 50% D प्लस
50% L अगर अपन ने मिक्स कर दिए तो उस अमाउंट को उसको क्या कह दिया जाएगा, रैसिमिक मिक्सचर कह दिया जाएगा। पर दोनों ही क्या होने चाहिए, 50-50 होने चाहिए, तब ही वो रैसिमिक मिक्सचर होगा। यानी कि D और L एक दूसरे में मिक्स हैं, प्लस और माइनस अगर एक दूसरे में मिक्स हैं तो वो क्या है, रैसिमिक मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला कि रैसिमिक मिक्सचर में D और L दोनों एक साथ होंगे, प्लस और माइनस दोनों एक साथ होंगे। तो यहां पर क्या बोला हुआ है कि इफ इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ D एंड L आइसोमर्स आर मिक्स्ड इन अ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज इनएक्टिव। ऐसा क्यों होता है कि वो सॉल्यूशन इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि प्लस वाला जितना ऑप्टिकल रोटेशन जनरेट करता है ठीक उतना ही L वाला अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करता है। तो क्योंकि D तो कर रहा है प्लस में और L कर रहा है माइनस में, तो ओवरऑल जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन इन रैसिमिक मिक्सचर। और टोटल जो अपना जो रैसिमिक मिक्सचर है वो कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। देखिए यहां पे द रोटेशन ऑफ ईच आइसोमर्स इज बैलेंस्ड कंपेंसेटेड बाय द इक्वल बट अपोजिट रोटेशन ऑफ द अदर। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी हैविंग दिस ऑरिजिन इज डिस्क्राइब्ड एज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। जब बच्चों विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा था तो हमने इंटरनल कंपेंसेशन बोला, जब इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल हो रहा है तो हम लोग उसको एक्सटर्नल कंपेंसेशन बोल रहे हैं। और एक्सटर्नल कंपेंसेशन हमें देखने को मिल रहा है रैसिमिक मिक्सचर में, जबकि इंटरनल कंपेंसेशन हमें देखने को मिला था मीजो कंपाउंड में। नेक्स्ट देखो बच्चों, वही चीज अपन को डायग्रामेटिक वे में समझाई गई है। ये कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो नेट रोटेशन आता है वो कितना आता है, 0 हो जाता है। और वो क्यों होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। यानी कि जो रैसिमिक मिक्सचर है इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। यहां पर आकर बच्चों अपना ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। अपन ने क्या क्या पढ़ा था, वेज डैश पढ़ा था, फिशर पढ़ा था। अब अपने दिमाग में आता है कि यार इस वेज डैश जो अपना प्रोजेक्शन फॉर्मूला था इसको हम लोग फिशर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं कि जो ओपन एंड्स ऑफ कार्बन चेन हैं उनको आप सेम साइड रख दो, यानी कि जो ओपन एंड्स हैं उनको हमें कहाँ पर प्लेस करना है, वर्टिकल लाइन पर प्लेस करना है। देन फिशर इज फॉर्म्ड। आपको पता है कि जो फिशर प्रोजेक्शन है वो कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। एक्लिप्स फॉर्म का मतलब होता है जहां की ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर और नीचे प्रेजेंट होते हैं, उस फॉर्म को क्या कहा जाता है, एक्लिप्स्ड फॉर्म। बच्चों एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा आपको, तो मैं एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करूंगी, इसको देखना एक बार। हमें ये कोई प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे दिया। अब मैंने बोला था कि ये जो ओपन एंड्स हैं, ये वाले एंड्स क्या हैं बच्चों, ओपन एंड्स हैं। इनको स्ट्रेच करके, इनको ऐसे स्ट्रेच करके कहां पर प्लेस कर दो, वर्टिकल लाइन पर प्लेस कर दो। यानी कि COOH को ऊपर रखो और CH3 को नीचे रखो। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों क्या है कि ये जो सॉलिड लाइन है, ये वाली जो सॉलिड लाइन है, क्योंकि ये इस तरफ ओरिएंटेड है, इस तरफ ओरिएंटेड है ना, ये इस तरीके से, तो ये जो वेज है इसको इस सॉलिड लाइन की तरफ घुमाना है। वेज को किधर की तरफ घुमाना है, सॉलिड लाइन की तरफ घुमाना है। तो मैंने इसको इधर की तरफ घुमाया
तो ये OH यहाँ आ जाएगा और H इधर की तरफ चला जाएगा, यानी कि इसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले स्ट्रेच किया तो COOH ऊपर CH3 नीचे। अब जिधर की तरफ सॉलिड लाइंस थी उधर की तरफ वेज को घुमा दिया तो यहां पर आ गया OH और यहां पर आ गया H। सेकेंड नंबर एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये कोई कंपाउंड है, अब अपन को इसको वापस से स्ट्रेच करना है, यानी कि COOH इसको स्ट्रेच करके COOH को ऊपर रखेंगे और मिथाइल को नीचे। अब क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये इस तरीके से ओरिएंटेड है तो अब अपन ये जो वेज की वैलेंसी है इसको इधर की तरफ लेकर जाएंगे। इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो अब यहां पर अपने पास क्या होगा कि H तो आ जाएगा राइट हैंड साइड और NH2 रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसको वापस से ध्यान से देखना। वापस से ऐसे है, स्ट्रेच करके COOH ऊपर और H नीचे रख दिया। अब क्योंकि लाइन इधर की तरफ है तो इस मिथाइल को वेज को अपन यहां पर लेकर आएंगे, तो अपने पास ये मिथाइल इधर आ गया और OH यहां पे रह गया। अब आप लोग क्या देख रहे हो यार कि ये वाला फिशर सही फिशर नहीं है, क्योंकि सही फिशर में हमें क्या बोला था कि मैक्सिमम कार्बन एटम्स वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि ये जो मिथाइल है वो कहां पर आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। तो हमें एक तरीका सिखाया था कि इस ग्रुप को तुम फिक्स कर दो और बाकी को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। तो मैं इसको इस तरीके से घुमा रही हूं, इसको यहां पे लेके जाती हूं और इसको इस तरीके से लेके जाती हूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये मिथाइल नीचे आ गया, H यहां चला गया और OH यहां पे आ गया। ये वाला जो फिशर है बच्चों वो परफेक्ट फिशर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दो कायरल एटम्स का। यहां पे दो एटम्स हैं। अब हमें क्या बोला था कि यार ये जो सॉलिड लाइन है इसको तुम स्ट्रेच कर देना। ठीक है भाई, स्ट्रेच कर दिया, यानी कि COOH को ऊपर और मिथाइल को कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब जिधर की तरफ ये सॉलिड लाइन होती है उधर की तरफ ही हम इस वेज को घुमा देते हैं, ऐसे, इसको भी ऐसे घुमा देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल बनेगा वो COOH ऊपर, मिथाइल नीचे, OH इधर की तरफ, H यहाँ पे, वापस से H इधर की तरफ, OH यहाँ पे। ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये कोई कंपाउंड हमें दिया हुआ है, वापस से क्या करना है, COOH को ऊपर और मिथाइल को नीचे रखना है, OH को इधर वाली साइड घुमाना है, OH को यहाँ पे घुमाना है। हमारे पास ये कुछ बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, मीजो। वापस से एक और एग्जांपल आपको दे दिया है। अब अपन को ये COOH और मिथाइल को ऊपर और नीचे रखना है, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड है क्योंकि वो इधर वाली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये वाले OH को हमें यहाँ पे घुमाना पड़ेगा, जबकि क्योंकि ये वाला मिथाइल इधर की तरफ है इस वजह से हमें इस H को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फाइनल फिशर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा बच्चों कि COOH और मिथाइल ऊपर और नीचे आ गए, OH इधर वाली साइड, H यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे और OH यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हमारे पास परफेक्ट फिशर का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अब हमें जो कन्वर्ट करना है वो क्या कन्वर्ट करना है, न्यूमान टू फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको किस तरीके से करेंगे बच्चों, आपको पता है, ये चीज ध्यान रखना कि जो फिशर प्रोजेक्शन होता है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, यानी कि अभी तो यहाँ पर ग्रुप्स एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे दिए हुए हैं, यानी कि पहले ही एक्लिप्स्ड फॉर्म दिया हुआ है। अगर एक्लिप्स्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ होता तो सबसे पहले हम लोग न्यूमान को एक्लिप्स्ड फॉर्म में लेकर आते। ठीक है, यहां तो हमें रेडीमेड काम दे दिया, हमें तो पहले से एक्लिप्स दे दिया। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला कार्बन तो फ्रंट कार्बन होता है और ये जो पीछे सर्कल है ये बैक कार्बन होता है। तो अपन को फ्रंट और बैक को किस तरीके से बनाना है फिशर में कि ये जो ऊपर वाला कार्बन रहे इसको तो क्या रखना है, फ्रंट,
और नीचे वाले को क्या रखना है, बैक कार्बन रखना है। तो फ्रंट वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ COOH, यहां पर OH और यहां पर H जुड़ा हुआ है, और OH के जस्ट पीछे क्या है, H है, H के जस्ट पीछे क्या है, OH है, और यहां पर क्या आ जाएगा, COOH। तो बच्चों ये इसका क्या बन गया, फिशर प्रोजेक्शन बन गया। इस तरीके से देखिए आप, ये वाला फ्रंट और ये वाला बैक कार्बन, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये कोई हमें कंपाउंड दे दिया। अब ये वाला एक्लिप्स्ड फॉर्म नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है, एंटी फॉर्म है। तो इसको हमें पहले किस में लेकर जाना पड़ेगा, एक्लिप्स फॉर्म में। तो एक्लिप्स में कैसे लेके जाएंगे कि ये जो पीछे वाला कार्बन है ना बच्चों, इसको इस COOH को पकड़ के यहाँ पीछे की तरफ रख दो, तो COOH यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और H यहाँ पे और OH यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं इसको कैसे हुआ है। ये COOH को पीछे से पकड़ के घुमा दिया तो COOH यहाँ पे आ गया, H इधर और OH यहाँ पे आ गया। अब तो हमें इसका फिशर बनाना है। ये वाला फ्रंट कार्बन है, ये वाला बैक कार्बन है, तो हमने इस तरीके से बना दिया COOH OH H। ये फ्रंट बैक कार्बन से यहां पर COOH, इधर की तरफ OH और यहां पर H। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहां पर देखो आप लोग, वापस से एंटी फॉर्म दे दिया। अब अपन को वापस से इसको पकड़ के यहां पे लेके जाना पड़ेगा, जैसा कि यहां पे किया हुआ है। CH3 ऊपर आ गया, H यहाँ पे और ब्रोमीन एटम यहाँ पे आ गया। अब इसका फिशर हमने बनाया, तो ये वाला फ्रंट हो गया और ये वाला बैक कार्बन हो गया। ठीक है, अब हमें सोहर्स टू फिशर में चेंज करना है। तो बच्चों ये चीज याद रखना कि जो सोहर्स फॉर्म है उसमें हम लोग टिल्टेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी फ्रंट कार्बन होता है और बैक कार्बन। क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन एक्लिप्स्ड फॉर्म है, तो हमें वहां पर भी ग्रुप्स को एक दूसरे के आगे पीछे लेकर आना पड़ेगा, एक्लिप्स फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये कोई कंपाउंड है, यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो कि COOH के जस्ट पीछे COOH आ रहा है, H और OH सेम साइड आ रहे हैं, OH और H एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, यानी कि ये वाला जो फॉर्म है ये तो पहले से ही एक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर इसको, ये जो अपना सोहर्स है इसको पहले किस में लेकर गए, न्यूमान प्रोजेक्शन में लेके गए। इसको हमने बना दिया फ्रंट कार्बन और ये वाला बैक कार्बन, ये वाला फ्रंट था और ये वाला बैक था। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग फिशर बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये वाला फ्रंट है तो यहां से COOH OH इधर की साइड, H यहां वाली साइड, बैक कार्बन पे COOH यहां पे, है ना, और H इधर वाली तरफ और OH यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, वापस से हमें सोहर्स दे दिया, पर ये वाला फॉर्म कैसा है, एंटी फॉर्म है। एंटी फॉर्म को हमें किस में लेकर जाना पड़ेगा, एक्लिप्स फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं इनको एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे लेकर आना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस COOH को पकड़ के घुमा देंगे। तो घुमा दिया हम लोगों ने, COOH ऊपर चला गया, H इधर आ गया और Br यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, ये वाला तो फ्रंट था, ये वाला बैक कार्बन था, COOH के राइट हैंड साइड था H और यहाँ पे था Br, यहाँ पर H और ये Br। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमें ये पूछा हुआ है, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कोई कंपाउंड बना दिया, ये कोई कंपाउंड बना दिया, अब अलग अलग प्रोजेक्शन में बनाया है। तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हमें इनको फिशर प्रोजेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। जैसे आप P के लिए आप देखिए, ये COOH है, अब OH में इधर की तरफ घुमाऊंगी, H को यहां पे रख दिया, COOH यहां पर है, H को इधर की तरफ घुमाना है और यहां पर OH है। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा बच्चों, COOH HOH, ये फ्रंट कार्बन हो गया बैक कार्बन का, ये COOH है ही, यहाँ पर और यहाँ पर H आ गया। यहाँ पर देखो बच्चों, इसको कैसे किया, ये वाला
ये जो पीछे है इसको अपन को 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो ये COOH इस तरीके से आ गया, OH यहाँ पे और H यहाँ पे COOH, और अगर अपन इसको घुमाएंगे तो घुमाने पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा, और ये तो फिशर है ही। तो आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों कि ये और ये फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड्स आपको एक दूसरे के इनेंशियोमर्स दिख रहे हैं, यानी कि P और Q एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, अब अगर अपन R और S में रिलेशनशिप निकालना चाहें तो R और S क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं, तो ये कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। आपको ऐसे करके पूरी टेबल दी हुई है, पूरी टेबल आप देखिए यहाँ पे P Q इनेंशियोमर्स हैं, P और R डाइस्टीरियोमर्स हैं, P और S इनेंशियोमर्स हैं, P और T आइडेंटिकल हैं बिल्कुल, Q एंड R इनेंशियोमर्स हैं, Q एंड S आइडेंटिकल हैं, Q और T इनेंशियोमर्स हैं, R और S डाइस्टीरियोमर्स हैं, R एंड T डाइस्टीरियोमर्स हैं, और T और S इनेंशियोमर्स हैं। जब आप इनको सॉल्व करोगे जैसा मैंने किया था तो आपको ये सारे रिलेशनशिप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो। ई सरल के ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इसी तरीके से पढ़ते रहो।